नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमए आचार्य डिग्री के बारे में, जो कि एक 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, खास करके जेसीओ आरटी को लेकर के, जो धर्मगुरु की जो पोस्ट निकलती है इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में, उसमें लेकर के बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मेरे से कि भाई मैंने जो है सर ग्रेजुएशन कर लिया है और अब मैं आचार्य करना चाहता हूँ। उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कोई बीए करता है, कोई बीकॉम करा हुआ है और वो पूछता है कि क्या मैं आचार्य कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में मैंने इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है और आचार्य के बारे में आपको पूरा आइडिया देने की कोशिश की है। तो एक बार फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है, ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम, जो कि सेक्टर 37C में है। मैं वहाँ से संबंध रखता हूँ। चलिए हम लोग आचार्य डिग्री के बारे में थोड़ा-सा विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग आचार्य डिग्री के बारे में या किसी भी डिग्री के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें पता होना चाहिए कि इसमें एडमिशन लेने के लिए हम कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि एप्लीकेंट को, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को बना रहा हूँ कि भाई 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए एग्रीगेट। और कई जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि वो लोग मांगते हैं कि भाई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो आपका डोमेन है, जैसे कि संस्कृत में आपके मिनिमम 50% एग्रीगेट होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यूजीसी से अप्रूव्ड आप कोई भी यूनिवर्सिटी से 50% के साथ में अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हो आचार्य में एडमिशन लेने के लिए। ये होगी पहली शर्त कि 50% मार्क्स तो होने चाहिए। अब दूसरी और मेन शर्त क्या है कि आपकी वो जो ग्रेजुएशन है वो शास्त्री में हो, या फिर बीए विद संस्कृत हो, या बीए ऑनर्स भी हो सकती है, बीए ऑनर्स संस्कृत में हो सकती है, या बीए विद इलेक्टिव सब्जेक्ट संस्कृत हो सकती है। तो आप आचार्य डिग्री में आचार्य से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आप एलिजिबल हो, जो कि एक एमए के इक्विवेलेंट यानी कि मास्टर्स डिग्री आपकी कही जाएगी। मास्टर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी कहलाएगी। लेकिन उस केस में अगर मान लो आपकी बीए है, इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका नहीं है और उसमें एक आपका संस्कृत एक सब्जेक्ट रहा है, तो आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कुछ स्पेशलाइजेशंस के लिए, ठीक है। अब वो स्पेशलाइजेशंस क्या क्या होती हैं आचार्य में? सुनने में तो अधिकतर ये आता है कि भाई आचार्य आचार्य होता है, परंतु ऐसा नहीं है। इसमें 11-12 प्रकार के आचार्य होते हैं। तो उनमें से मुख्य 4 हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। टाइप्स ऑफ आचार्य डिग्री, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं। हम मुख्य जो 4 हैं उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। उसमें प्रथम है वेद आचार्य, यानी कि आप वेद का अध्ययन करके आचार्य डिग्री मास्टर करते हो वेदों के अंदर, तो आपको कहा जाएगा वेद आचार्य, जो वेदों का है आचार्य। दूसरा एक सबसे अच्छा प्रचलन में है व्याकरण आचार्य। व्याकरण आचार्य है, ये कहा जाएगा। ये वेदाचार्य, इसमें भी वैदिक व्याकरण आपका सेकंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में कई जगहों पर सिलेबस में थोड़ा थोड़ा अंतर आता है, परंतु वैदिक व्याकरण का समझना अनिवार्य है वेदों के सही उच्चारण के लिए और समझने के लिए। चलिए तीसरा देखते हैं साहित्य आचार्य। ये बड़ा कॉमन है और इजी भी माना जाता है। जो नॉर्मली आप बीए संस्कृत या बीए ऑनर संस्कृत करके आए हैं, शास्त्री भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। साहित्य आचार्य एक काफी अच्छा रहता है। दर्शन, इसमें सांख्य वगैरह आप पढ़ते हो, इसको बोलते हैं दर्शन आचार्य। तो ये 4 मुख्य हैं, जिसमें कि वेदाचार्य हो गया, व्याकरणाचार्य, साहित्य आचार्य, दर्शन आचार्य। तो आप जब बोलते हो कि जी मुझे आचार्य डिग्री करनी है, तो आपको ये भी डिफाइन करना होगा, ये भी बताना होगा कि मैं आचार्य करना चाहता हूं किस स्ट्रीम में। आप साहित्य आचार्य करेंगे, व्याकरण आचार्य करेंगे, वेदाचार्य करेंगे या दर्शन आचार्य करेंगे। अगर आप नॉर्मल बैकग्राउंड से आए हो, मान लो कि बीए आपने संस्कृत सब्जेक्ट के साथ में करी है, तो हमारी रिकमेंडेशन आप साहित्य आचार्य चूज कीजिए। अगर आपने शास्त्री किया है और पाणिनि व्याकरण का अध्ययन किया है शास्त्री में ग्रेजुएशन के दौरान, तो आप व्याकरण आचार्य कर सकते हैं, आप वेदाचार्य कर सकते हैं, आप दर्शन आचार्य भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शास्त्री के अंदर वो सब्जेक्ट्स नहीं थे, तो आपको कुछ चीज़ों के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, यानी कि रोक दिया जाता है। जैसे कि आप कर्मकांड या फिर ज्योतिष, फलित ज्योतिष, गणित ज्योतिष, इसमें भी आचार्य होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर जिक्र चल रहा है तो मैं आपको बता दूं, आचार्य जैन
आचार्य भी होता है और क्या बोलते हैं बुद्ध, जो बौद्ध होते हैं, सॉरी, बौद्ध आचार्य भी होता है। ठीक है, बौद्ध धर्म की जिसको जानकारी होती है वो भी आचार्य होता है, और जैन का भी एक आचार्य होता है। ऐसे इस प्रकार के ना, अब वेदों के अंदर भी अगर आप चलोगे तो सामवेदाचार्य, ऋग्वेदाचार्य, ऐसे इसके भी, और फिर इनके अंदर शाखाएं निकलती चली जाती हैं आचार्यों की। तो 4 मुख्य मैंने आपको बताया, कम से कम आप इन चारों में से तो एक चूज करके सेलेक्ट करके आगे बढ़िए, आगे फिर आप अपनी और स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए भाई। एमए आचार्य में मुझे एडमिशन लेना है, तो आचार्य में आपको एडमिशन लेने के लिए सर्वप्रथम अपनी डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करने के लिए HSC सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं की मार्कशीट आपको चाहिए, 10th की मार्कशीट, फिर 12th की मार्कशीट, और ग्रेजुएशन उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन तीनों के आपके सर्टिफिकेट्स, मार्क कार्ड कहें या लब्धांक कहें, आपकी मार्कशीट जो है वो आपको चाहिएगी। अगर नहीं है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी इसका होता है, वो आप दे सकते हो। आपका नया नया रिजल्ट आया है, अभी मार्कशीट नहीं आई है, तो आप प्रोविजनल रिजल्ट की कॉपी दे सकते हो। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपका, जैसे जहां कॉलेज से आपने शास्त्री या BA पास किया है वहां से बनेगा, उसको आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कई जगहों पर इशू होता है, माइग्रेशन आपका ओरिजिनल लगेगा। इन केस आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हो, जैसे हमारे यहाँ पर है MDU, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर आप किसी और यूनिवर्सिटी से करके आएंगे तो आपका इनरोलमेंट नंबर चेंज हो जाएगा, तो उस केस में आपको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। अगर आप ऑलरेडी MDU के ही स्टूडेंट थे, यहीं से आपने शास्त्री किया, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इन केस आप यूनिवर्सिटी बदल रहे हो तो आपको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का मैं बता चुका हूं, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे सकते हो, बाद में जब आपकी मार्कशीट आ जाए तो आप जमा करा सकते हो। आपके रिसेंट के आपके 4 फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं, अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर। गेजेटेड ऑफिसर के पास अगर आप नहीं जा पा रहे, समय का अभाव है, तो आप उसी कॉलेज के प्रिंसिपल से भी अटेस्ट करा सकते हो जहां पर आप एडमिशन लेने जा रहे हो। आपका, अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो भारत सरकार अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, आपको स्कॉलरशिप की सुविधा दी जाती है। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं, दिव्यांग हैं, तो भी आपको एक उसका सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। कुछ स्टेट्स में BPL अगर आप हो, प्लस आप OBC कैटेगरी में हो, तो भी आपको अप टू 100%, मैं पूरा नहीं कह रहा कि भाई 100 की 100% मिल जाएगी, कुछ स्टेट्स में ये व्यवस्था है कि अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप BPL फैमिली से हो, या फिर एक और केस बनता है कि आपके पिताजी नहीं रहे, तो भी आपको स्कॉलरशिप का आप लाभ उठा सकते हो। जानकारी के अभाव में बड़े सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, और इस कारण से वो आगे बढ़ नहीं पाते पढ़ाई के क्षेत्र में। अच्छा, अब सेंट्रलाइज्ड पोर्टल लागू हो गया है भाई। SC/ST कैंडिडेट्स जो भी होते हैं, हरियाणा का हमें पता है बिकॉज हमारा कॉलेज हरियाणा में है, दूसरे स्टेट्स की क्या व्यवस्था है हमें नहीं पता। हरियाणा में फैमिली ID भी, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं या आपको स्कॉलरशिप लेने के लिए भविष्य में अप्लाई करना है, तो आप अपना फैमिली ID भी कॉलेज में जरूर जमा कराएं, ताकि वो लोग आपकी सहायता कर सकें स्कॉलरशिप लेने में। चलिए, स्कोप ऑफ MA आचार्य। अगर आप MA आचार्य करते हैं तो आपके पास जीवन में क्या क्या रोजगार के अवसर होंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे मुख्य आता है भारतीय सेना में JCORT, यानी कि रिलीजियस टीचर, धर्मगुरु कह सकते हैं इस चीज को। इसकी हर साल वैकेंसीज निकलती हैं, क्योंकि आचार्य के बाद आपको कोई कर्मकांड का अलग से डिप्लोमा नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने अगर कर्मकांड कर लिया है, आचार्य कर लिया है, तो आपको कर्मकांड का डिप्लोमा नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप शास्त्री हैं तो शास्त्री प्लस कर्मकांड का डिप्लोमा आपको चाहिए होता है। आचार्य हैं तो ये नहीं चाहिए आपको। ठीक है, आप आचार्य करने के बाद नौकरी करना चाहें इंडियन आर्मी में, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता ज़्यादा सा, क्योंकि इसमें सिर्फ आचार्य और शास्त्री ही अप्लाई कर सकते हैं, और कोई डिग्री वाला अप्लाई नहीं कर सकता। BA, BCom, BSc, BBA,
बीकॉम, ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर। MBA, MA, MBA वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ आप लोग ही अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर PhD में स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मेरी रहती है कि आप आगे नेट क्वालिफाई करें या PhD करें, क्योंकि संस्कृत लिटरेचर के अंदर, वेदों के अंदर रिसर्च की अपार संभावनाएं हैं। रिसर्च जो भी हुई हैं, मैं बड़े दुर्भाग्य की बात है ये कहूँगा कि 80% विदेशों में हुई है। हमारे यहाँ पर संस्कृत की बहुत बड़े बड़े ग्रंथ यहाँ से ले जाए गए, उनके ऊपर रिसर्च की गई और बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं, जो कि हमारे भारत में भी हो सकती थी। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। संस्कृत एक अपार भंडार है ज्ञान का। यहाँ पर आपको बहुत बहुत कुछ मिलेगा। देखिए, संस्कृत कोई धर्म की और पंडित पंडों की भाषा नहीं है। हवन यज्ञ का तो सिर्फ 1% भी पार्ट होगा, लगभग 1%। बाकी का सारा क्या है? नॉलेज है। भूगर्भ विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान है, भवन विज्ञान है, बहुत इसकी शाखाएं हैं। जब आप जाइएगा तो आपको अपार संभावनाएं भारत सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इस चीज को मैं और एक थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जो पहले राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान था, अब हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, दिल्ली जनकपुरी। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको तकरीबन 20,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए, अगर आप PhD करते हो तो उस दौरान रिसर्च के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो आपका खर्चा आ रहा है, सरकार उसको आपको एक तरीके से प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है। हाँ, और एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। अगर आप आचार्य कर रहे हो ड्यूरिंग योर आचार्य पीरियड, 2 साल की आपकी आचार्य है, अगर आप 2 साल की आचार्य करते हो तो इसमें अगर आपके 60% से ऊपर नंबर आ गए, मान लो आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए फर्स्ट ईयर में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक स्कॉलरशिप देता है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। हमारे यहाँ पर हरियाणा संस्कृत अकादमी भी देता है। ठीक है, तो हरियाणा संस्कृत अकादमी से भी हम लोग अप्लाई कराते हैं, बिकॉज हमारा कॉलेज दोनों से लिंक है। तो हम लोग अपने बच्चों की जो स्कॉलरशिप है वो अधिक से अधिक दिलवाने की कोशिश करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है कि कॉलेज कैडर के, या फिर यूं कहें कि जितने भी गुरुकुल हैं वो भी, कॉलेज हैं वो भी, आप सभी के लिए एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के। आप कंसल्टेंट बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ों की आप कंसल्टेंसी दे सकते हो लोगों को। आप मार्गदर्शक की बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हो। आप सोशल सर्विस कर सकते हो, टीचर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो। यहाँ पर मैं अपने हरियाणा की बता दूं तो अभी रिसेंटली संस्कृत भारती की, गुरुकुल संगठनों के, संस्कृत संगठनों के अथक प्रयासों के बाद ये चीज़ संभव हुई है कि अभी विचाराधीन है, फाइनल स्टेज पे है ये प्रोजेक्ट, कि 3री क्लास से 12वीं क्लास तक संस्कृत एक मैंडेटरी सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि संस्कृत इम्पोर्टेंट है, आपको संस्कृत लेना ही पड़ेगा 3री से 12वीं तक। चाहे आप मेडिकल साइंस करें, चाहे नॉन मेडिकल साइंस करें, चाहे आर्ट से करें, आपको संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन करना होगा 3री से 12वीं क्लास तक। स्पीकर, आप बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हो। संस्कृत के अंदर बहुत सारे कथावाचक होते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के सब्जेक्ट के ऊपर आप थोड़ा सा गहराई से पढ़ लेंगे, आचार्य आप बन जाते हो, वेदाचार्य मान लो आप बन गए, तो आप ऋग्वेद को पकड़ लिया, सामवेद को या अथर्ववेद को, आप किसी में भी आख्यान दे सकते हैं। आप यकीन मानिए, इतनी डिमांड है कि आपने भारत देश में तो है ही, विदेशों में भी, जर्मनी जैसे देशों में 60 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं भाई संस्कृत की। ठीक है, और अमेरिका में हर जगह डिमांड है। आपको अगर इसके साथ में कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज हो गया तो नासा को भी रिक्वायरमेंट है। नासा संसार की सबसे बड़ी एजेंसी है, नासा इंजीनियरिंग करके। आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, जो भी साइंटिस्ट बनता है इंजीनियरिंग करके, बीटेक एमटेक करके, IIT से इंजीनियर बनता है और वो नासा में मान लो इंजीनियर लग गया, वहाँ पर साइंटिस्ट बन गया, तो वहाँ पर पहली जो कैप्सूल ट्रेनिंग होगी ना, वो संस्कृत की होती है। वो लोग सारी जिंदगी संस्कृत से बचते हैं, वहाँ जाकर संस्कृत पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो ये जानकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नासा में भी संस्कृत आपको पढ़नी पड़ेगी, साइंटिस्ट बन गए तब भी, क्योंकि आगे की रिसर्च निर्भर करेगी आपकी वेदों के अध्ययन पर। आप स्पीकर बन सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि कथावाचक में एक अच्छा स्कोप है, लोगों को धर्म का ज्ञान दें। आप रिलीजियस गुरु बन सकते हैं, आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वास्तुशास्त्र प्रयोग आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पोइटिक्स आप कविताएं, आप काव्य
आप रचना कर सकते हो या पढ़ा सकते हो। इंडियन ड्रामा आप कुछ भी इसमें कालिदास वगैरह के हैं, आप उनको भी आप कर सकते हो। वैदिक स्टडी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको इन चीज़ों का नॉलेज होगा तो आप आगे भी रिसर्च भी कर पाओगे। एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे आचार्य बालकृष्ण हैं। तो ये सब आगे एक जा करके ना इन्होंने स्पेशलाइजेशन को चूज किया। आगे आप रिसर्च करने के लिए कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो पीएचडी के दौरान। और मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, आचार्य करने के बाद ठीक है आपको कोई जॉब करनी पड़ जाए आप कीजिए, लेकिन संस्कृत में आप रिसर्च जरूर कीजिए। देश को बहुत जरूरत है संस्कृत में रिसर्च स्कॉलर्स की। फॉर एडमिशंस प्लीज कॉन्टैक्ट फॉर आचार्य और शास्त्री। हमारे एडमिशंस अभी ओपन हैं। कर्मकांड का डिप्लोमा भी यहाँ से हो रहा है। हमारी वेबसाइट है rishikulcolleges.org। आप इस पर जा सकते हैं और दिए गए दोनों नंबरों पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ये हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी कॉलेज की, यहाँ पर कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप हमसे फेसबुक पेज के ऊपर ऋषिकुल कॉलेज के ऊपर आप हमसे कनेक्ट हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ और जानकारी चाहिए फील फ्री टू कमेंट में, मैं उसका बिल्कुल आंसर दूंगा आपको जितना जल्दी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।